एक दबाओ उसको दबाओ। नमस्कार सभी विद्यार्थियों को गौतम क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज आज हम परमाणुओं की आंतरिक संरचना को पढ़ने जा रहे हैं कि उनकी आंतरिक संरचना को पढ़ते हुए हमें किस प्रकार न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तथा है ना उन न्यूट्रॉन प्रोटॉनों के योग से हमें किस प्रकार परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होंगे, है ना। आज उसी के बारे में हम एनालाइज करने जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को अंत तक देखें, है ना, ताकि आपके इस परमाणु की आंतरिक संरचना में इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने में कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत उपयोगी हो सकते हैं केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री को समझने के लिए, है ना, कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन और ये आपस में इनके योग से किस प्रकार परमाणु द्रव्यमान बनेंगे और परमाणु द्रव्यमान के बनने से किस प्रकार यहाँ से एक आणविक द्रव्यमान प्राप्त होगा और आणविक द्रव्यमान से किस प्रकार आणविक द्रव्यमान प्राप्त होने के बाद किस प्रकार हमारे पास मोल्स की उत्पत्ति होगा, है ना। मोल्स से हम मोलर तक पढ़ देंगे और आगे और भी एक्स्ट्रा कुछ रोचक चीजों को आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो सो लेट्स गए। तो परमाणु क्या है ना, हम इसके बाद थोड़ा इसके बारे में एनालाइज करेंगे परमाणु क्या है। तो परमाणु किसी पदार्थ की एक सूक्ष्मतम इकाई है। वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि जिन्हें नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि जिन्हें नग्न आंखों से देखना संभव नहीं। अब इस संभावना को हमें संभावना को संभव में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी और बढ़ाने के लिए कि ताकि हम परमाणुओं की आंतरिक संरचना को अच्छे तरीके से समझ पाए, है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना। इसके लिए हम इनकी आकृति को समझने के लिए हम क्या करते हैं, परमाणु त्रिज्या का सहारा लेते हैं, है ना। यानी परमाणु की आंतरिक संरचना को समझने के लिए हम किसके सहारा लेते हैं, यहाँ पर परमाणु त्रिज्या का, है ना। कि परमाणु त्रिज्याएं जो है ना, कि किस परमाणु त्रिज्याओं के आधार पर हम समझ सकते हैं कि भाई किसी परमाणु की आकृति किस प्रकार की, वो किस हद तक उसकी आकृति बढ़ेंगे, वो किस हद तक कम होंगे। ये सारी चीजें ये परमाणु त्रिज्या के अंतर्गत पड़ते हैं, है ना। तो परमाणु त्रिज्याओं को एक नोटिस करने वाली बात है कि परमाणु त्रिज्या को ज्ञात किस में किया जाता है ना। परमाणु त्रिज्याओं को ज्ञात किस में किया जाता है, परमाणु त्रिज्या को ज्ञात किया जाता है नैनोमीटर में। किस में किया जाता है, नैनोमीटर में। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में ज्ञात किया जाता है ना। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में ज्ञात करने का अर्थ ये होता है कि जैसे एक मीटर बराबर 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर, है ना। तो परमाणु त्रिज्या को हम किस में ज्ञात करें, नैनोमीटर में ज्ञात करते हैं, 1 मीटर और 1000 नैनोमीटर। अब यहाँ पर कुछ अगर यदि आप कुछ बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कुछ पदार्थों की, मतलब उनके है ना मीटरों में उनकी माप यदि आपको ज्ञात होना अति आवश्यक है। तो हमें जैसे हम यहाँ पहले स्टार्टिंग में जल, है ना, जल के मीटर में अगर इसका जो देखा जाए तो कितना होता है ना, 10 की घात, इनकी परमाणु त्रिज्या कितनी होती है मीटर में, तो 10 की घात -10। ये जल का एक परमाणु त्रिज्या है, मीटर होता है। और उसी प्रकार हम किसका देखते हैं यहाँ पर, हीमोग्लोबिन का देखते हैं हम। तो हीमोग्लोबिन का होता है 10 की घात, है ना, 10 की घात -8, 10 की घात -8। और उसी प्रकार इसी प्रकार हम देखते हैं जैसे हाइड्रोजन है ना, यहाँ हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो हाइड्रोजन जो परमाणु का यहाँ पर देखो, जल का जो यहाँ पर हाइड्रोजन का देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो जल का हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हमें पता होना चाहिए हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का जो होता है, हाइड्रोजन का होता है 10 की घात -10 और हमारे पास जल का होता है 10 की घात, इसको, है ना, 10 की घात -9 मीटर में। तो हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या मीटर में कितनी होती है, 10 की घात -10 और जल का होता है 10 की घात -9। हीमोग्लोबिन का कितना होता है, 10 की घात -8 और उसके आगे आते हैं रेत के कण,
रेत का कण। तो रेत का कण हमारे पास, रेत का कण क्या होता है, 10 की घात -4। ये मीटर में इनकी परमाणु त्रिज्या है, ये परमाणु त्रिज्या में कुछ पता होना चाहिए। और उसी के बाद आगे आते हैं फिर चींटी, है ना, चींटी का जो परमाणु द्रव्यमान, चींटी में जो पाए जाने वाले जो परमाणु के जो कण होंगे उनकी त्रिज्या को देख रहे हैं, तो वो होती है 10 की घात -3, 10 की घात -3। और अब देखते हैं सेब यानी फलों की बात कर रहे हैं हम, है ना, फलों की बात करें तो इनकी जो त्रिज्या होती है 10 की घात -1, 10 की घात कितनी होती है, -1। ये त्रिज्या है जो हमें पता होना चाहिए, है ना, कि उनकी त्रिज्याएं, किस त्रिज्या मींस क्या होती है, अब ये पता होना चाहिए। तो त्रिज्याएं किसी वर्ताकार वृत्त का, है ना, किसी गोले का, है ना, किसी गोले की आधे भाग, ये है जिस प्रकार ये है, तो ये यहां पर ये क्या है, ये है त्रिज्या, क्या है ये, त्रिज्या, ये है परमाणु त्रिज्या। हम इसी को बोलते हैं परमाणु त्रिज्या। जैसे ये आकृतियां बढ़ते जाएंगे परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होते जाएंगे, जैसे आकृतियां बढ़ते जाएंगे परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, वृद्धि होती जाती है। यानी परमाणु त्रिज्या जो होती है कणों की जो आकृति पर निर्भर करती है, जिस प्रकार कणों की आकृति हो, जैसे मान लें कणों की आकृति यदि अधिक है ना, कणों का आकार यदि अधिक है तो परमाणु त्रिज्या भी अधिक होता है। कि कणों का आकार यदि बहुत सूक्ष्म है तो वो परमाणु त्रिज्या भी क्या होती है, कम होती है। चींटी बहुत अति सूक्ष्म जीव है ना, तो अति सूक्ष्म जीव, तो इनमें कण भी बहुत सूक्ष्म होंगे, उसी प्रकार उनके यहाँ पर जो हमारे पास दिए हैं वो भी कण भी उसी प्रकार यहाँ पर दिए रहते हैं। तो हर चीज में, जैसे हाइड्रोजन एक बहुत सूक्ष्म कण है यहाँ पर, तो -10 की घात -10 दिया है, इसका मतलब क्या होता है, 0। यानी हाइड्रोजन में परमाणु त्रिज्या को बिल्कुल हम नग्न मान सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर ये 10 की घात माइनस का अर्थ ये होता है कि 10 जीरो को माइनस करना, क्या करता है, 10 में से 10 जीरो को माइनस करना। और यहाँ पर फिर जल देखो, तो जल के अंतर्गत क्या, जल का जो परमाणु त्रिज्या क्या हो सकती है, तो जिस प्रकार यहाँ पर 10 में से हमें क्या करना है, 9 जीरो को क्या करना है, माइनस करना है। उसी प्रकार हीमोग्लोबिन है, अब जैसे 9 1 माइनस कर दिया तो इसका मतलब 1 होगा, वो अगर मीटर में कितना होगा, 1 होगा, मीटर में कितना होगा, यदि 9 ये नैनोमीटर के अंतर्गत देख रहे हैं तो कितना नैनोमीटर होगा, माइनस करें तो कितना नैनोमीटर होगा, 1 नैनोमीटर। यदि 10 की घात जो माइनस इसमें कर दे यहाँ पर, जिसका क्या कर सकते हैं इसमें 0 नैनोमीटर। और इसी प्रकार हीमोग्लोबिन का देखो, ये हीमोग्लोबिन का जो परमाणु त्रिज्या होता है वो 10 की घात -8 होता है। अब 10 की घात -8 होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम 10 में से हमें 8 जीरो को माइनस कर देना, 10 में से 8 जीरो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, कितना जीरो बचेगा, 2, है ना। अब जो 2 रहेंगे तो वो क्या करेंगे, इसके नैनोमीटर, है ना, नैनोमीटर। उसी प्रकार यहाँ रेत के कण है ना, देखो आकृतियां यहाँ पर बढ़ रहे हैं यहाँ पर। उसी प्रकार जो रेत के कण है, यदि रेत के कण यहाँ पर उसी प्रकार जैसे इसका परमाणु त्रिज्या 10 की घात -4 दिया, अब 10 की घात -4 दिया है, तो 10 की घात -4 दिया, इसका मतलब क्या होता है कि 10, है ना, देखो हमें ये मैथ्स का है ना, ये थोड़ा मैथ्स में पता होना चाहिए, जीरो किस पर धरा को जब किस स्थिति में 10 से 0 माइनस होते हैं, किस स्थिति में जब ऐड होते हैं, है ना। तो 10 की घात -4 है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कितने बचेंगे, कितने जीरो बचेंगे, 6, है ना, कितने बचेंगे, 6, तो 6 नैनोमीटर। और उसी प्रकार यहाँ पर भी देखो तो कितने 7, तो 7 नैनोमीटर ये परमाणु त्रिज्या है। उसी प्रकार ये जो मान दिए गए टोटल किसमें दिए गए, मीटर में, किसमें दिए गए। अब इसको नैनोमीटर में हम कन्वर्ट करें, 3 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, 6 नैनोमीटर और 7 नैनोमीटर। उसी प्रकार यहाँ नीचे लास्ट में -9 कर देती है, 9 नैनोमीटर ये। तो इतनी बातें हमें पता होना चाहिए, यानी हम यहाँ देख सकते हैं कि किसका आकृति यहाँ पर अधिक है ना, किसकी आकृति मतलब बहुत सूक्ष्म है, यहाँ पर इस प्रकार से हम देख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो और भी, अब देखो परमाणु जो है, परमाणु कितने सूक्ष्म है, परमाणु कितने अति सूक्ष्म है, यानी हम कह सकते हैं परमाणु इतने अधिक सूक्ष्म है कि जब आप लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक ढेर, है ना, एक लाखों परमाणुओं को मतलब क्या है, एक के ऊपर एक ढेर करते जाएं, कितने लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर, है ना, एक के ऊपर एक, है ना, एक के ऊपर एक, है ना, एक के ऊपर एक ऐसे ढेर करते जाए, क्या लाखों परमाणुओं को
एक एक दूसरे के ऊपर क्या ढेर करते जाए, है ना, तो अंत में बड़ी मुश्किलों और बड़ी मिन्नतों और बड़ी कठिनाइयों से आपको एक क्या है, आपको एक कागज की, है ना, एक कागज की पतली शीट प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? कागज की पतली शीट। जनरली आप जाते हो किसी दुकान में फोटोकॉपी करने जाते हैं, तो फोटोकॉपी करने वाले के जो आप कागज लेते हो, उस कागज की जो मोटाई होती है ना, उस कागज की जो मोटाई होती है उतनी ही मोटाई किसकी होती है? परमाणु की, है ना, उतनी मोटाई किसकी होती है? परमाणुओं की। तो कितनी बड़ी बात है कि लाखों परमाणुओं को जब एक दूसरे के ऊपर जब एक दूसरे के ऊपर ढेर करते जाए तो हमें अंत में क्या, बड़ी मुश्किलों से हमें क्या प्राप्त होगी? कागज की पतली शीट प्राप्त होगी। मतलब कागज की पतली शीट की इतनी मोटी परत प्राप्त होगी। क्या है? कागज की पतली शीट की इतनी मोटी परत प्राप्त होगी। अब यहाँ पर इतनी बातें, यहाँ पर अब हम आगे और अंतरिक्ष इस परमाणु के हम और भीतरी संरचना को और जानते हैं, तो आगे जाके हम और देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ने को हमें इस चीज में मिलता है। तो हमें प्राप्त होता है एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक मास यानी क्या प्राप्त होती है? परमाणु द्रव्यमान, है ना। इस चीज को देखो नोट करते आप वीडियो को, है ना, जब आप देखोगे तो समय उस वीडियो को पॉज करते रहना चाहिए और पॉज कर लीजिएगा ताकि इस चीजों को आप आसानी से लिख सकते हैं। हमें समय का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है और भी चीजों को हमें इस चीज में फिलअप करना है। तो ये था परमाणु त्रिज्या को हम नैनोमीटर में ज्ञात करते हैं, नैनोमीटर में मापते हैं। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास। हम जानते हैं कि नाभिक के आवेश, है ना, नाभिक होता है, ये नाभिक की अब बात कर रहे हैं तो हम नाभिक की बात में चर्चा कर लेंगे थोड़ा बहुत, है ना। हमें परमाणुओं का अगर नाभिक की बात करें तो परमाणु को नाभिक की जो सेंटर पॉइंट है हम ये है ना, ये हम परमाणु के नाभिक की बात कर रहे हैं, है ना। बहुत इंटरेस्टेड क्लास है ये, लास्ट तक आप इसमें जुड़े रहो, अंत तक आपको बहुत सारी चीजों को जानने का अवसर मिलेगा इसमें कि हम केमिस्ट्री को वास्तविकता में किस हद तक हमें पढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री के अंतर्गत किस प्रकार से गोथा लगाना चाहिए, है ना। उन चीजों को आज हम अच्छी तरीके से हम उसमें परमाणु के अंतर्गत गोथा लगाने जा रहे हैं। तो देखो हमें पता है परमाणु, तो परमाणु के अंतर्गत एक नाभिक होता है। क्या होता है? परमाणु के अंतर्गत एक नाभिक होता है। तो परमाणु के अंतर्गत जो नाभिक की जो उत्पत्ति कैसे हुई, क्या है? परमाणु के अंतर्गत नाभिक की उत्पत्ति कैसे हुई? भाई कैसे परमाणु को, किसे वैज्ञानिक को पता चल गया कि परमाणु के अंतर्गत एक नाभिक होता है ना। किसे वैज्ञानिक को पता चल गया कि परमाणु के भीतर एक नाभिक होता है। तो उसी नाभिक की उत्पत्ति के बारे में यहाँ देख रहे हैं। तो 1909 में, कितने 1909 में एक वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड, सभी जान चुके हैं, हमने पहले पढ़े हैं पिछले क्लास में, है ना। 1909 में यानी 1919 में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने है ना 1909 में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने क्या है, एक परमाणु लेकर, क्या है, एक पदार्थ की सूक्ष्म कण को लेकर, क्या है, एक पदार्थ की सूक्ष्म कण को लेकर, एक पदार्थ की सूक्ष्म कण को लेकर क्या है, इस पर अल्फा, क्या है, इस पर अल्फा तथा गामा किरणों की क्या किया हमने, बौछार की। बैठ जाओ, इंटरेस्टेड है, समझे, अच्छे तरीके से आनंद आएगा, है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं अपन को ही पढ़ना है, जरूरी नहीं कि जो सामने देख रहे हैं वही लोग समझ पाए, है ना, हमें भी पढ़ना है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या पर, तो हम परमाणु के नाभिक की बात कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, परमाणु के नाभिक की उत्पत्ति के बारे में। तो परमाणु के नाभिक की उत्पत्ति देख रहे हैं। सन 1909 में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने क्या है, किसी परमाणु के अति सूक्ष्म कण पर, किसी परमाणु के यानी क्या है, पदार्थ की अति सूक्ष्म, है ना, कि अति सूक्ष्म कण पर क्या है, अल्फा कणों तथा गामा किरणों की बौछार की। तो ये अल्फा किरण तथा गामा किरण क्या है, ये एक प्रकार की किरणें हैं, है ना। ये एक प्रकार की किरणें, जब किसी पदार्थ, किसी भी अति सूक्ष्म कणों से जब इसे गुजारा जाता है
तो ये इनमें क्या है, उसको छेदने की प्रवृत्ति अधिक होता है, मतलब उससे एक दूसरे से पार होने की प्रवृत्ति इनमें क्या होती है, अधिक होती है ना। किसी चीज को इसमें छेदने की प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है ना। यानी यदि अल्फा, यदि किसी चीजों को आपको यदि किसी पदार्थ से आपको किसी से गुजारना हो, है ना, किसी पदार्थ के लिए आपको किसी गुजारना, उसका अच्छे अध्ययन करना है, उसके भीतरी संरचना का अध्ययन करना है ना, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो शरीर है, हमें पता है, हमारे हड्डियों की टूटी फूटी हड्डियों को जानने के लिए हम एक्स किरणों का उपयोग करते हैं। अब एक्स किरणों का उपयोग क्या करते हैं, वो इतने तेज होते हैं कि हमारे शरीर की जितने भी कठोर पदार्थ होंगे, जितने भी कठोर कण होंगे, उनको भी आर पार करते हुए हमारे पूरे शरीर के स्ट्रक्चर को आसानी से हमें दिखा पाते हैं, है ना। तो हम उन्हीं किरणों के अंतर्गत एक्स किरणें, अल्फा किरणें और गामा किरणों को अंतर्गत देखा। तो अल्फा किरणें के वास्तव में कैसे होते हैं, इन पर आवेश क्या होता है, जिसके कारण किसी परमाणुओं को आसानी से पार कर जाते हैं, या किसी परमाणु को आवेशित कर जाते हैं, या वह किसी परमाणु से वापस आ जाते हैं। क्या कारण है, तो ये जो अल्फा कण है, इन पर होते हैं धनावेश। क्या होता है, इन पर क्या होते हैं भाई, धनावेश। ये मतलब ये किसी परमाणु के नाभिक से आर पार निकल रहा है, जिसका कारण क्या है ना। तो इनका कारण क्या हो सकता है, ये इन पर क्या उपस्थित क्या है, यहाँ पर अल्फा कणों का धनावेश। अब देखो, अब यहाँ पर हम बहुत इंटरेस्टेड परमाणुओं को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को जानने जा रहे हैं। मतलब किस प्रकार रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किसी परमाणु की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हुए उन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को जाना हमने, है ना। तो अब हमने एक परमाणु लिया हमने, है ना। अब वो परमाणु कौन सा लिया हमने, तो परमाणु लिया है हाइड्रोजन। कौन सा परमाणु लिया हमने, हाइड्रोजन परमाणु। कौन सा परमाणु लिया हमने, हाइड्रोजन परमाणु। अब हाइड्रोजन परमाणु को लिया, तो हाइड्रोजन परमाणु पर हमने क्या है, अल्फा किरणों की क्या हमने बौछार कर रहा है ना। अब अल्फा किरणों की यहाँ पर बौछार कर रहे हैं, अब अल्फा किरणों की यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये बौछार कर रहे हैं। तो अल्फा किरण क्या है, होते हैं ये जो हमारे पास जो अल्फा कण है, यानी अल्फा जो किरणें हैं, है ना, ये अल्फा किरणें, है ना, इस परमाणु यानी हाइड्रोजन के कण को, है ना, बिना विक्षेपित किए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बिना विक्षेपित किए क्या है, ये सीधे निकल जाते हैं। कुछ बात समझ आ रहा, बिना विक्षेपित किए क्या होता है, ये सीधे निकल जाते हैं। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं इसमें, कि जो अल्फा किरणें ये होते हैं कैसे, इन पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश। क्या होता है इसमें, धनावेश। अब देखो यहां पर ये अल्फा किरणों को क्या कर रहा है, ये परमाणु से क्या है, ये यहां से गुजार रहे हैं, यहाँ इस परमाणु पर अल्फा किरणों की क्या कर रहे हैं, बौछार कर रहे हैं। तो उससे उन्होंने जो क्या पाया, कि परमाणु का जो कुछ भाग होता है, परमाणु का कुछ भाग क्या होता है, खोखला होता है। परमाणु का कुछ भाग क्या होता है, खोखला होता है। क्या होता है, ये खोखला होता है। उसके बाद फिर हमने अल्फा कणों की बौछार किया, हमने क्या हुआ इसमें, फिर अल्फा कणों की हमने बौछार किया। तो अल्फा कणों की क्या है, यानी अल्फा किरणों की उसने इस कण पर, यानी परमाणु कण पर क्या है, फिर बौछार किया हमने। तो ये जो परमाणुएं क्या है, ये परमाणुएं क्या है, यानी जो अल्फा किरणें हैं, इस परमाणु को बिना विक्षेपित किए, है ना, यानी बिना विक्षेपित किए, है ना, बिना विक्षेपित किया तो मतलब सीधे निकल जाता है। इसका मतलब क्या होता है, खोखला होता है। तो यहां पर क्या है, ये इस परमाणु को क्या है ना, ये अल्फा किरणें अपने दिशा से क्या आते हैं, भटक जाते हैं। क्या जाते हैं, दिशा से, अपने मार्ग से कह सकते हैं विचलित हो जाते हैं। अपने मार्ग से क्या होगा, ये विचलित हो जाते हैं। यानी रदरफोर्ड ने क्या है, इस परमाणु पर अल्फा किरणों की जब हमने बौछार करा, तो पहली स्थिति में क्या प्राप्त हुआ, कि परमाणु में क्या है, बिना परमाणु, ये जो कण है, परमाणु हमारा जो हाइड्रोजन है, इसको बिना विक्षेपित किए सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या, परमाणु का कुछ भाग क्या होता है, खोखला होता है। अब उसके बाद फिर हमने अल्फा कणों की बौछार किया, हमने फिर अल्फा किरणों की बौछार किया। तो अल्फा जो किरणें हैं, वो क्या है, अपने मार्ग से क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। मतलब हम दिशा से भटक जाते हैं, है ना। कुछ अल्फा कण इधर से लगेगा, इधर से लगेगा, मतलब कहीं अपनी दिशाओं से भटक गए, है ना। इससे उन्होंने क्या पाया, कि परमाणु का कुछ भाग क्या होता है, आवेशित होता है। अब उसी प्रकार फिर और अल्फा कणों को हमने बौछार किया, फिर अल्फा कणों की बौछार किया हमने, क्या है, फिर अल्फा कणों की बौछार किया हमने, तो उन्होंने पाया
है ना, कि ये अल्फा कण क्या है ना, जब दोबारा हम तीसरी बार जब अल्फा कणों की बौछार करते हैं तो ये अल्फा कण क्या है, इस परमाणु से टकराकर, यानी कौन से हाइड्रोजन परमाणु के भीतरी भाग, हाइड्रोजन परमाणु की जो आंतरिक संरचना है, जो है जो भी होगा आंतरिक संरचना जो भी होगा, वो आंतरिक संरचना से क्या है ना, आंतरिक संरचना से वापस टकराकर क्या है, अपने मार्ग में वापस लौट आती है। क्या हो जाती है, वापस लौट आती। यानी पहले पोजीशन उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमाणु के क्या, परमाणु के बाहरी स्तर पर पहले, यानी परमाणु के बाहरी स्तर पर, यानी यहाँ बाहरी आवरण पर, यानी परमाणु के बाहरी आवरण पर उन्होंने परमाणु का बौछार, यानी अल्फा किरणों की बौछार किया। तो परमाणु में क्या होते हैं, परमाणु में जो अल्फा किरणें हैं, ये अल्फा किरणें है ना, ये अल्फा किरणें क्या होते हैं, ये सीधे निकल जाते हैं। इससे उन्होंने पाया कि परमाणु का कुछ भाग क्या होता है, खोखला होता है। क्या होता है, खोखला होता है। अब दोबारा हमने क्या, परमाणु को और थोड़ा भीतरी संरचना और देखे जाए, आंतरिक संरचना और अंदर देखे जाए, है ना, और हमने थोड़ा अंदर किया हमने, तो परमाणुओं पर जब अल्फा किरणों की जब बौछार किया हमने, तो ये जो अल्फा किरणें क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित होगा। इसका मतलब क्या, परमाणु को कुछ भाग क्या होता है, अवश्य होता है। फिर दोबारा हमने क्या किया कि फिर उन्हें परमाणु, अब हमने क्या, इस बार क्या किया हमने, अल्फा किरणों का मतलब सेंट्रल हाइड्रोजन के बिल्कुल बीचों बीच, यानी मध्य भाग में उन्होंने क्या करा, अल्फा किरणों की बौछार किया। तो अल्फा किरणों की बौछार किया, तो ये अल्फा किरण जैसे ये है ना हाइड्रोजन के मध्य भाग में पहुंचती है, तो ये उससे टकराकर वापस अपने मार्ग में वापस लौट आती है। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हुआ इस परमाणु में, ऐसा क्या हुआ कि ये जो अल्फा किरण, कुछ अल्फा किरण है जो डायरेक्टली इसको विक्षेपित किए, डायरेक्ट सीधे निकल गए, ऐसा क्या हुआ, है ना, ऐसा क्या है इस परमाणु के भीतर, ऐसा क्या है कि ये जो अल्फा किरणें हैं उससे टकराकर अपने मार्ग में वापस लौट आ रहा है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि गणित के मैथ्स के अनुसार कि जब, है ना, कि जब धन धन होता है ना, धन धन होता है, ये प्लस प्लस होता है, यहाँ केमिस्ट्री के रूल्स है, तो प्लस प्लस होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये दूर दूर होते हैं, है ना। प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, एक दूसरे प्रतिकर्षण बल लगता है, इनके भीतर कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। मालूम है प्लस प्लस के भीतर क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल, और प्लस और माइनस के बीच में कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स। तो प्लस माइनस, अब यहां पर अब सोचने वाली बात है, अब यदि उनने ये दिमाग लगाया कि भाई जब से अल्फा कण जैसे धनावेश है, अल्फा कण क्या है, धनावेश है, तो अवश्य ही परमाणु के भीतर क्या है, अवश्य ही परमाणु के भीतर कोई धनावेश कण, धनावेश वाला जो हमारे पास जो पदार्थ उपस्थित होगा, है ना। तभी तो, है ना, क्या है, तभी तो उन्होंने देखा कि जब हम परमाणु के मध्य में अल्फा किरणों की बौछार करते हैं तो अल्फा किरणें वापस उसी मार्ग में वापस लौट आती है ना, वापस क्या है, लौट आती है। तो इसका कारण क्या है ना, तो इसका कारण हमने पाया कि जब हमें पता है कि अल्फा जो किरणें हैं, अल्फा किरणें क्या होती है, धनावेश होती है, अल्फा किरणें धनावेश होती है। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने देखा कि अवश्य ही परमाणु के भीतर जो उपस्थित जो भी पदार्थ होगा, जो भी कण होगा, है ना, उस पर कौन सा आवेश होगा, उस पर होगा धनावेश। क्या होगा, उस पर कौन सा आवेश होगा, धनावेश, धनावेश होगा। तभी तो ये जब किसी धनावेश, तभी तो इन पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तभी तो ये धकेल रहा है ना, तभी तो जब अल्फा कण जब इस पर पड़ रहा है, जिसका मतलब ये क्या धकेल रहा है, प्रतिकर्षण बल लगा रहा है ना। तो उन्होंने क्या पाया, है ना, तो इसी चीज को इसी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या करा कि परमाणु के इसी धनावेश वाले पदार्थ का नाम उन्होंने क्या रखा, उन्होंने नाभिक। क्या रखा उन्होंने, नाभिक यानी न्यूक्लियस। क्या रखा उन्होंने भाई, न्यूक्लियस। आर्यकुदासन में, यानी उन्होंने जो परमाणु के मध्य में, हम जब परमाणु के मध्य में जब किसी अल्फा कण की बौछार कर रहे हैं तो उन्होंने देखा कि वो अल्फा कण वापस आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये वापस तभी होते जब हमें पता है प्रतिकर्षण बल कब लगता है, प्रतिकर्षण बल जब दो आयन आपस में दोनों सेम होंगे, जब दोनों आवेश क्या होता है, आपस में सेम होंगे। तो हमें पता है कि धनावेश अल्फा कण पर क्या होता है, धनावेश होता है ना, अल्फा कणों पर क्या, अल्फा किरणों पर धनावेश होता है। तो अल्फा किरण जब धनावेश है तो हमेशा ये वापस उसी पदार्थ से वापस आएगा जिस पदार्थ पर धनावेश उपस्थित हो, है ना। ये बातें यहाँ पर है। तो उन्होंने इस धन पदार्थ के भीतर जो उपस्थित जो पदार्थ, किसी परमाणु के भीतर जो उपस्थित जो पदार्थ या जो भी कण होंगे, उस कणों का नाम उसने क्या रखा, नाभिक यानी न्यूक्लियस। अब देखो यहाँ पर, अब दूसरी स्थिति में उन्होंने देखा कि परमाणु का जो कुछ भाग है ना,
परमाणु के जो परमाणु के कुछ और परमाणु पर कुछ अल्फा किरण और भी ऐसे हैं जो डायरेक्ट सीधे निकल गए, और कुछ क्या है उसको बिना उसको अपने मार्ग से वो क्या है विचलित हो गए, है ना, अपने मार्ग से विचलित हो गए, मतलब स्पर्श किए और स्पर्श करते ही मतलब वो क्या कर रहे हैं विचलित हो गए। इसका मतलब क्या होगा कि परमाणुएं क्या है एक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। परमाणुएं जब आपस में टकराती है, क्या है, परमाणुएं जब आपस में टकराती है, क्या है, परमाणुएं जब आपस में टकराती है तो टकराने के पश्चात उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है, उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होती है। हम उन्हीं को हम बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं उसको, नाभिकीय ऊर्जा, यानी नाभिक ऊर्जा यानी न्यूक्लियस एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, है ना। तो नाभिक ऊर्जा का मतलब ये होता है कि किसी परमाणु में जो हमारे पास जो किसी परमाणु के मध्य में उपस्थित जो हमारा धनावेश कण है, बाहर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन के कण है, वो किस प्रकार उसको आपस में जकड़े हुए रखते हैं। अब यहाँ पर देखो, तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि ये जो हमारा दूसरा जो किरणों को हमने अल्फा किरणों को परमाणुओं पर बौछार किया, तो ये अल्फा किरणें क्या है इस वाले भाग से डायरेक्ट सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणुओं का जो भारी वाला जो भाग है ना, परमाणु का क्या है, परमाणु का ये जो भारी वाला जो भाग है, इस पर जब अल्फा किरणों की इस प्रकार बौछार कराया, तो ये इसका मतलब क्या हो, है ना, इसका मतलब ये अल्फा किरणें क्या धनावेश है, अल्फा किरणें क्या है धनावेश है। तो भारी आवरण में उपस्थित जब ये अल्फा किरणें जब इस परमाणु से यदि परमाणु की मतलब इस अल्फा किरणों पर, है ना, ये अल्फा किरणें जब इस परमाणु से यदि बहुत से परमाणुओं से क्या है गुजर रहा है, इसका मतलब क्या है गुजर रहा है, तो इसका मतलब यदि ये इस नाभिक के जो वृत्त जो क्षेत्र है, वृत्त क्षेत्र के जो बाहर वाला जो भी पदार्थ होगा वो क्या हो सकता है, वो क्या है ऋणावेशित होगा। क्या होगा, ऋणावेशित होगा ना, क्योंकि इस भारी वातावरण में उपस्थित यानी रदरफोर्ड ने देखा कि जब धनावेशित कणों को यदि अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, यदि धनावेशित कणों को क्या है वो अपनी ओर आकर्षित होकर, है ना, कर रहा है, यानी अपनी ओर आने दे रहा है, यानी अपनी ओर क्या है खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, यानी अपने से होकर वो गुजरने दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अवश्य ही परमाणु के बाहरी भाग पर एक आवेश होगा, यानी जो पदार्थ होगा उस पर क्या है ऋणावेश उत्पन्न होगा। क्या होगा, उस पर ऋणावेश उत्पन्न होगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि परमाणु के बाहरी कोश, परमाणु के बाहरी महत्तम कोश है, पर यदि कोई परमाणु होगा, यानी रदरफोर्ड ने देखा कि जब अल्फा किरणों को जब यदि परमाणु का बाहरी भाग गुजारने दे रहा है अपने, है ना, वो क्या है उस वहां से गुजर सकता है, परमाणु के बाहरी भाग से अल्फा किरणें क्या है गुजर सकता है। इसका मतलब परमाणु के बाहरी कोश जो है, परमाणु का जो बाहरी भाग इस अल्फा किरणों को गुजारने दे रहा है, अपने से गुजारने दे रहा है, इसका मतलब यानी इसका मतलब क्या अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसका मतलब क्या अपनी ओर आकर्षित कर, इसका मतलब अवश्य ही परमाणु के बाह्यतम कोश पर क्या एक इलेक्ट्रॉन एक मतलब आवेश होगा और उस आवेश पर क्या होगा ऋणावेश उपस्थित होगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसका नाम क्या दे दिया, उस पदार्थ दिया कण का क्या नाम दे दिया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दे दिया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन। कुछ बात समझ में, उसका नाम क्या दिया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की हमें यही पता है कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने। किसने किया था इलेक्ट्रॉन खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। मतलब जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के रूल्स के अनुसार हमें पता है कि जो किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन के कण होते हैं वो इस प्रकार बिखरे रहते हैं जिस प्रकार तरबूज के अंदर बीज। बात समझा, यानी किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन के जो कण होते हैं वो इस प्रकार बिखरे रहते हैं जिस प्रकार तरबूज के अंदर बीज। ये जैसे थॉमसन के रूल्स मतलब परमाणु मॉडल्स के थ्योरी है ना ये। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर उत्पत्ति हुआ। क्या बोले इसमें इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति कैसे हुआ, यानी आकर्षण बल के कारण। यदि परमाणु का भारी भाग यदि अल्फा किरणों को अपनी ओर क्या है आने दे रहा है, यानी अपने से होकर गुजरने जाने दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अवश्य रदरफोर्ड ने जान लिया कि अवश्य इस पर ऋणावेश होगा। इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसे होंगे, वो ऋणावेश, है ना। तो इसी का नाम उन्होंने क्या रखा, उन्होंने जे है ना। तो इसी को जे थॉमसन ने इसे इलेक्ट्रॉन कहा। अब आगे और देखें, अब आगे भी और देखें जाते यहाँ पर तो ये है इस प्रकार से तो इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति और यहाँ पर नाभिक की उत्पत्ति है ना। और यहाँ पर नाभिक की हमें आप देखो इतनी बार हमने पढ़ लिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि नाभिक की परमाणु में नाभिक की उत्पत्ति किसने की,
परमाणु नाभिक की उत्पत्ति किसने किया? तो किसने किया? तो हमारे करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? रदरफोर्ड। क्या है? रदरफोर्ड। तो हम कह सकते हैं, है ना, फादर ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस, फादर ऑफ न्यूक्लियस यानी परमाणु के नाभिक का पिता किसे कहा गया? यानी पिता यानी जिसकी उत्पत्ति जो करता हो, जिसकी उत्पत्ति जिसने पहले की हो, है ना। तो हमारे पास जो है रदरफोर्ड है, इस रदरफोर्ड को नाभिक का पिता कहा गया है ना, यानी नाभिक का जनक या नाभिक का क्या कहा गया? इसको पिता कहा गया, नाभिक का पिता कहा गया, यानी नाभिक की उत्पत्ति करने वाला व्यक्ति कौन था सबसे पहले? रदरफोर्ड। तो ये हमें इतनी बातें में पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कुछ बातें और भी है, अब आगे हम देखते हैं और भी। हमें इतनी बात में पता होना चाहिए कि परमाणुओं को, है ना, परमाणुओं को उदासीन बनाए रखने के लिए क्या है? परमाणुओं को उदासीन बनाए रखने के लिए, है ना, किसी परमाणु को उदासीन बनाए रखने के लिए क्या होते हैं? किसी अदर कण को, हमारे परमाणुओं को उदासीन बनाए रखने के लिए, है ना, किसी उदासीन कण की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? परमाणुओं को क्या है? उदासीन बनाए रखने के लिए हमें कुछ और भी अन्य कणों की आवश्यकता पड़ती है। तो वो कण जो होते हैं, वो कण कैसे होते हैं भाई? वो इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉनों, वो कण कौन हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन हो सकता है। क्या हो सकता है? वो इलेक्ट्रॉन। तो वो जो होगा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किसी प्रोटॉन की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। किसी प्रोटॉन की संख्या के क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है ना। तो यानी हमें पता है कि किसी नाभिक का जो धनावेश होता है, किसी नाभिक का धनावेश होता है ना, किसी नाभिक का जो धनावेश होता है वो प्रोटॉन के कारण होती है। किसके कारण होती है? किसी नाभिक का जो धनावेश होता है किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण होता है ना। नाभिक का जो धनावेश होता है किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण। तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन ने। किसने किया था? गोल्डस्टीन। किसने किया था? गोल्डस्टीन। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो किसी परमाणु के नाभिक का जो धनावेश है वो किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण। किसके कारण होता है? प्रोटॉन का। यानी हमारे पास जो गोल्डस्टीन वैज्ञानिक ने, रदरफोर्ड ने कभी ने नाभिक उत्पन्न कर दिया। अब रदरफोर्ड ने इसी चीज को आगे, मतलब गोल्डस्टीन ने इसी चीज को आगे देखा कि परमाणु के अंदर का जो धनावेश है ना, वो धनावेश उपस्थित, जो धनावेश वाला जो उपस्थित जो कण है उनका उसने एक नाम दे दिया। उसका नाम क्या दे दिया? प्रोटॉन। यानी कह सकते हैं कि जो धनावेश है ना, नाभिक का जो धनावेश वो किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण। तो प्रोटॉन की खोज किसने किया? गोल्डस्टीन, है ना। अब यहाँ पर और भी है। अब यहाँ पर कुछ बातें ये भी है कि हमें, यदि हम देखो पूरी संरचना में परमाणु द्रव्यमानों को जान रहे हैं, यहाँ पर किसको जान रहे हैं? यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान। तो किसी परमाणु द्रव्यमान को क्या है? उदासीन बनाए रखने के लिए क्या है? किसी परमाणु द्रव्यमान को, यदि किसी परमाणु द्रव्यमानों के लिए, है ना, किसी परमाणु द्रव्यमानों के लिए प्रोटॉन के अलावा क्या है? किसी परमाणु द्रव्यमानों को समझने के लिए, या किसी पदार्थ में जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और कुछ अन्य उदासीन कणों का योग होता है। क्या बोल रहे हैं इसमें? किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो क्या है? नाभिक के प्रोटॉन, क्या है? नाभिक के प्रोटॉन और कुछ और भी अन्य उदासीन क्या है? कणों का क्या होता है? योग होता है। उदासीन कणों का क्या होता है? योग होता है। तब उस उदासीन कणों को हम क्या बोलेंगे? उस उदासीन जो कण है, हमने क्या कहा, जो परमाणु द्रव्यमान है वो क्या है? वो किसी नाभिक के प्रोटॉन और क्या है? और भी कुछ अन्य उदासीन क्या होते हैं? कणों का क्या होता है? योग होता है। अब वो कण क्या है? तो वह उसी कण का नाम क्या है? चैडविक नामक वैज्ञानिक। किसने? 1932 में चैडविक नामक वैज्ञानिक ने क्या है? चैडविक नामक वैज्ञानिक ने बेरिलियम परमाणु पर, बेरिलियम क्या है? बेरिलियम कौन सा परमाणु है? बेरिलियम परमाणु पर क्या अल्फा कणों की बौछार करते हुए उन्होंने क्या है? उस उदासीन कण का नाम क्या दे दिया हमने? न्यूट्रॉन। क्या नाम दे दिया हमने? न्यूट्रॉन। कुछ बातें समझ आ रहा है? क्या कहा हमने कि जो हमारे पास, यानी परमाणु द्रव्यमान हम किसे कहेंगे? परमाणु द्रव्यमान क्या है? प्रोटॉनों और कुछ अन्य उदासीन कणों का योग होता है। तो इसमें परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? इसमें किसी नाभिक के प्रोटॉनों और कुछ अन्य उदासीन कणों का क्या होता है? योग होता है। योग होता है ना। तब उस उदासीन कण का नाम 1932 में चैडविक नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा? न्यूट्रॉन। क्या कहा? न्यूट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रॉन, है ना, इसका मतलब किसी परमाणु
है ना, किसी परमाणु के है ना, किसी परमाणु के नाभिक को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियॉन्स। किसी परमाणु के नाभिक हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। किसी परमाणु के नाभिक हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के मतलब होता है न्यूक्लियस में उपस्थित जो हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो कण है, या हम कह सकते हैं, है ना, न्यूक्लियॉन्स के योग को क्या है? न्यूक्लियॉन्स के योग को क्या कहते हैं हम? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्य न्यूक्लियॉन्स के योग के मतलब कौन सा? यानी प्रोटॉन। क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस, देखो सिंबल पे कुछ और ही यहाँ पर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को हम क्या बोलेंगे? परमाणु द्रव्यमान। कुछ बात समझना? क्या बोले? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग को हम मतलब क्या बोलेंगे? परमाणु द्रव्यमान। यानी परमाणु द्रव्यमान कहा कैसे बना? प्रोटॉन और नाभिक के जुड़ने से। प्रोटॉन और नाभिक के जुड़ने से तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि किसी परमाणु के यानी परमाणु द्रव्यमान जो होता है किसी व्यक्ति का या किसी भी समस्त जीव जंतुओं का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना, वो क्या है? किसी नाभिक के प्रोटॉन और, है ना, प्रोटॉन और कुछ अन्य उदासीन कणों का क्या होता है? योग होता है। उस उदासीन कण का नाम 1932 में चैडविक नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा? उसे न्यूट्रॉन कहा। क्या कहा उसमें? न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार हमारे परमाणु द्रव्यमान को समझते हुए हैं हम कि रदरफोर्ड और ये जो वैज्ञानिकों ने क्या है, किस प्रकार इस चीज की उत्पत्ति किया, कि किस प्रकार एक परमाणु द्रव्यमान के भीतरी आंतरिक संरचना को देखते हुए हम क्या है कि उसमें नाभिक की आंतरिक संरचना को देखते हुए क्या है, हमें नाभिक की उत्पत्ति किसने किया, किस प्रकार से प्राप्त किसने किया, और उस नाभिक के द्वारा, है ना, उस नाभिक पर अल्फा किरणों की बौछार करते हुए किस प्रकार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं, है ना। अब ये आगे और, है ना, इतने तो हमने क्या कहा? न्यूक्लियस के योग हम क्या बोलेंगे, है ना, न्यूक्लियस के योग हम क्या बोलेंगे? परमाणु द्रव्यमान। अब यहाँ पर और भी बातें हैं, यानी प्रोटॉन, एक भी और थ्योरी है, प्रोटॉनों के कुछ भार से अधिक, क्या है? प्रोटॉनों के कुछ भार से अधिक जो उदासीन कण होते हैं, प्रोटॉन के, है ना, प्रोटॉन के भार से कुछ अधिक भार वाले जो उदासीन कण होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। ये अलग थ्योरी है, है ना। ये नोट करने वाली बात है कि जो न्यूट्रॉनों का जो भार होता है वो प्रोटॉनों के भार से क्या होता है? अधिक होता है। देखो एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को दबाना हो, है ना, यदि किसी व्यक्ति को हमें क्या है? उदासीन मतलब शांत बनाए रखना, हमें क्या है? किसी व्यक्ति को हमें शांत बनाए रखना है, तो शांत बनाने वाला जो व्यक्ति होता है तो उसे दबाना ही पड़ेगा। क्या करना होगा? उसमें दबाव भी देना पड़ेगा ना। तो दबाने वाला जो व्यक्ति का भार अधिक होगा, तभी तो छोटे व्यक्ति छोटे भार वाले वस्तुओं को दबा पा रहा। हर समय यदि हमें किसी भार, है ना, यदि किसी बड़े से भार वाले को, यदि हमें किसी चीज को हमें दबाना हो, यदि किसी वाटर में या जल में हमें दबाना हो, हमें दबाने वाले व्यक्ति का भार अधिक होना चाहिए, उस पर फोर्स अधिक होना चाहिए ना, भार अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम जैसे एग्जांपल के लिए हम दिखाते हैं, यहाँ पर जैसे ये देखो, है ना, यहाँ पर जैसे ये वाटर है ना, यहाँ पर एक जल है, क्या है? ये जल है। इस जल में हमें क्या करना है? यहाँ पर प्रोटॉन है, क्या है? यदि इस प्रोटॉनों को हमें अंदर की ओर प्रेशर द्वारा, क्या है? प्रेशर द्वारा इस पानी में हमें क्या इसमें दबाना है, क्या है? प्रेशर द्वारा पानी में दबाना। तो दबाने के लिए हमें क्या होगा? हम इस प्रोटॉन को तभी दबा पाएंगे जब दबाने वाले जो पदार्थ की जो क्या होती है, भार जो होता है अधिक होना चाहिए, पदार्थ की तभी दबा पाएगा ना, यानी अधिक होना चाहिए। तो उस उदासीन जो है ना, उस उदासीन कण का नाम हमने क्या कहा? न्यूट्रॉन। क्या कहा? न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉनों, है ना, प्रोटॉनों को उदासीन रखने के लिए, प्रोटॉनों को उदासीन, यानी हम कह सकते हैं प्रोटॉनों को उदासीन बनाए रखने के लिए, है ना, कुछ अधिक भार वाले क्या है? किसी अदर पार्टिकल्स यानी कण की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन्स, है ना। यानी प्रोटॉनों को क्या है? इस उदासीन बनाए रखने के लिए प्रोटॉनों से अधिक भार वाले कुछ उदासीन कण की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन्स, है ना। ये बातें हैं, इतनी बातें यहाँ पर। अब और आगे और डीपी और गहराई में हम जा रहे हैं यहाँ पर, तो और गहराई में जाएंगे तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा आणविक द्रव्यमान।
क्या है ना। तो ये बातें यहाँ पर ये तो परमाणु द्रव्यमान के और बताते हैं थोड़ा आगे। तो वीडियो को आप देखते देखते समय थोड़ा पॉज कर ले, है ना, कर लीजिएगा, तो आपको थोड़ा इस चीज में और लिखने का आपका अवसर मिल सकते हैं, है ना। आगे हम परमाणु द्रव्यमान को देखते हैं। परमाणु द्रव्यमान होते क्या है। परमाणु द्रव्यमान किसी परमाणु में परमाणु द्रव्यमान का किस प्रकार से, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, यानी इन्हें बनाया क्या है, जल। क्या बनाया इन्हें, जल। H2 प्लस O तो ये जल। तो हाइड्रोजन का, है ना, जो परमाणु द्रव्यमान होता है, हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो उसके परमाणु द्रव्यमानों के क्या होते हैं, है ना, परमाणु द्रव्यमान के गुणनफल होते हैं, है ना, उनके परमाणु क्रमांकों के क्या होते हैं, गुणनफल होते हैं। कोई बात समझा रहा। यानी जो परमाणु द्रव्यमान है किसी परमाणु के परमाणु संख्या के क्या होते हैं, गुणनफल होते हैं। कोई बात समझा रहा। यानी हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो परमाणु द्रव्यमान होता है किसी परमाणु के परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं, गुणनफल होते हैं। गुणनफल मतलब जैसे हमारे पास जैसे एग्जांपल के यहाँ पर परमाणु क्रमांक 1 है, क्या है, परमाणु क्रमांक यहाँ पर जैसे 1 है, गुणित परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं यहाँ पर 1, क्या होते हैं 1। तो इसका मतलब परमाणु द्रव्यमान इसका कितना होगा, 1 ही होगा। क्या होगा यहाँ पर, 1 ही होगा, 1 ही होगा ना इसमें। तो अब आगे देखो यहाँ पर और भी देखें, जैसे ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या दिया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक क्या होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8। तो 8 का वो डबल कर दो, है ना, 8 का डबल करने जाए, 8 का डबल करेंगे तो क्या होगा, 16। 8 का डबल क्या होगा, 16, है ना। तो 16 होता है इसमें। तो उसी प्रकार जैसे और भी है, जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक जैसे 11 है, तो इसका हम थोड़ा डबल कर दिया, लगभग में डबल करें इसमें, है ना, यानी गुणनफल का मतलब दो इसमें जोड़ दें, क्या 2 को गुणा कर दें, कितना हो जाएगा ये 22, लगभग कितने 22। मगर यहाँ देखो लगभग की बात है, तो मैंने कहा क्या कहा है कि जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं वो किसी परमाणु परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं, गुणनफल होते हैं। गुणनफल 2 का गुणा करना ये, तो लगभग इसमें लगभग तो इसका जो होता है 23 होता है वैसे, है ना ये। तो ये क्या होती है इसकी, ये परमाणु द्रव्यमान, क्या है ये, परमाणु द्रव्यमान। उसी प्रकार जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। कितना होता है, 17। अब गुणनफल में देखें तो लगभग में हमें देखना तो ये होता है 34 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 34, मगर ये 34 ना होकर 55। यानी जो किसी परमाणु का जो होता है ना, किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो किसी उसकी परमाणु संख्या के क्या होते हैं, लगभग गुणनफल होते हैं। लगभग क्या है, प्राप्त होने वाले मान का जो क्या होता है, लगभग गुणनफल होते हैं, इतने मान डबल हो रहे हैं। तो ये बातें हमें थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक जैसे क्या होता है 8 होते हैं, तो 8 का 2 गुणा कर दो, तो 2 गुणा कर दो कितना हो जाएगा, 16। क्या करते हैं, 16। कुछ एग्जैक्ट वैल्यूज पता होते हैं हमारे पास कुछ ही परमाणुओं में, बाकी में ऐसा नहीं होता, है ना। तो जैसे यहाँ पर कैल्शियम है, तो कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 20 होता है, इसको डबल कर दो 40 हो जाएगा। ये परमाणु द्रव्यमान है। इस प्रकार अब ये परमाणु द्रव्यमान, ये इस प्रकार से परमाणु द्रव्यमान को देखा जाता है यहाँ पर। अब आगे और भी जाए, आगे देखें और आप जैसे मान लो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है ना, प्लस सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम प्लस क्या है, सोडियम प्लस क्लोरीन। तो इनमें सोडियम क्लोराइड यानी नमक का सूत्र, ये क्या है सूत्र, ये नमक का। सोडियम क्लोराइड किसका सूत्र है, नमक का। तो अब इसमें हमें कुछ परमाणु द्रव्यमानों को देखना है ना, इसमें उपस्थित कण कितने हैं, टोटल कणों की जो संख्या कितनी है, टोटल परमाणु द्रव्यमान कितना है ना, टोटल परमाणु द्रव्यमान कितना है। तो टोटल परमाणु द्रव्यमान जैसे हमें सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है, परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसका हम डबल गुणा कर दें कितना हो जाएगा यहाँ पर 23। उसी प्रकार यहाँ पर देखें क्लोरीन का कितना, 17 गुणनफल बता कितना होगा इसमें, 17 हुआ। तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, हमें एग्जैक्ट नहीं करना है बिल्कुल, जैसे 34 होना चाहिए, मगर हमें ये थोड़ा बढ़ा देंगे, कुछ ही परमाणु में ऐसा होता है। तो ये हो, तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बताओ 58, कितने होंगे ये 58, तो ये होगा 58, है ना। अब यहाँ पर एक बातें और भी है ना, कि जो परमाणु द्रव्यमान है, जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं, परमाणु द्रव्यमान का जो सिंबल क्या होता है, तो परमाणु द्रव्यमान का सिंबल सामान्य मात्रकों में
एक सामान्य मापक में, है ना, क्या है, एक सामान्य मापक में जो परमाणु द्रव्यमान में जो मापक होता है वो होता है AMU। क्या होता है? AMU। AMU मतलब क्या है? इकाई परमाणु द्रव्यमान। क्या है? इकाई परमाणु द्रव्यमान, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, इकाई परमाणु द्रव्यमान। लेकिन IUPAC के तहत क्या है? लेकिन IUPAC के तहत IUPAC मतलब इंटरनेशनल प्योर, है ना, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें एग्जाम में पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो हमें पता होना चाहिए। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है। इसके तहत परमाणु द्रव्यमान को जो सिंबल है, जो दर्शाया जाता है प्रतीक, वो होता है U होता है। U मींस होता है यूनिफाइड। क्या होता है? यूनिफाइड। ये इस प्रकार। तो परमाणु द्रव्यमान जैसे 58 दिया है ना। तो और भी जैसे यहाँ पर जैसे जल H2O, H+O, तो इसमें परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? इसमें टोटल अगर देखा जैसे यहाँ पर इसका डबल करना 1 × 1, यहाँ पर 2 दिया है ना, यहाँ परमाणु की संख्या कितना? 2 दिया है ना। तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे? 2 गुणा करेंगे इसमें परमाणु द्रव्यमान के साथ, तो प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यहाँ पर? 16, तो टोटल ऐड करें 18, तो 18U। तो 18U यहाँ पर जो U क्या है? परमाणु द्रव्यमान। क्या है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। अब आगे जाके और भी देखें हम, है ना, आगे जाकर और भी देखें, तो इसमें और भी हम डीपली जाते हैं, तो हमें प्राप्त क्या होंगे? तो हम जो इसको एक इसके माध्यम से देखते हैं, चित्र के माध्यम से समझाते हैं, देखो, है ना। जैसे यहाँ पर हमारे पास जैसे यहाँ पर एक बीकर है, इस बीकर में वाटर भरा हुआ है। इस बीकर में क्या है? वाटर यानी जल H2O, और यहाँ पर जल है, यहाँ पर जल यानी जल इस प्रकार से जल है, यानी H2O। क्या है? H2O, है ना, जल है। इसमें हम और नमक मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं इसमें? नमक यानी NaCl। क्या मिलाते हैं? NaCl, है ना, NaCl मिलाते हैं। तो हमारे पास अब हमें पता होना चाहिए कुल परमाणु द्रव्यमान कितना है। हमें पता नहीं ना, सोडियम क्लोराइड और सोडियम, हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में जल, और जल हम रोटी बनाते समय, जब खाना बनाते समय, भोजन पकाते समय हमें पहले पानी डालते हैं, पानी फिर नमक डालते हैं। तो अभी टोटल मॉलिक्यूल्स का जो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, इस टोटल जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ये पता होना चाहिए, है ना। तो परमाणु द्रव्यमान जैसे हम देख रहे हैं, इसको एंटर करें, तो सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड, अभी मैंने बताया कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23, प्लस क्लोरीन का कितना? 35। टोटल मिलाए, टोटल ऐड करो तो कितना हो जाएगा? अपने पास कितना प्राप्त हो जाएंगे? 58। कितने प्राप्त हो जाएंगे? 58, है ना, 58। फिर जल का देखो, तो H2+O, तो यहाँ पर इसका हाइट H2 की संख्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएंगे? 18, ये 18। तो अब टोटल ऐड करो, टोटल ऐड करेंगे कितना हो जाएंगे भाई? 60, है ना। तो 8, 16, 5 और 1 6, है ना, तो यहाँ 7, 76, है ना। तो 70 यहाँ पर क्या हुआ? परमाणु द्रव्यमान कितने? 76 ग्राम। यहाँ पर 76 ग्राम परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर दिए गए। कितने ग्राम परमाणु द्रव्यमान? 76 ग्राम। 76 ग्राम परमाणु द्रव्यमान। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी पदार्थ में उपस्थित, क्या है, किसी पदार्थ में उपस्थित कणों, या क्या है, किसी पदार्थ, है ना, हम यहाँ देख सकते हैं कि किसी पदार्थ में उपस्थित, ये पदार्थ बन गया ना, पानी यहाँ पर है, पदार्थ बनेगा जो भी हो, है ना। तो टोटल परमाणु द्रव्यमान क्या बोल रहे हैं इसमें? तो किसी पदार्थ में उपस्थित, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? किसी पदार्थ में उपस्थित, है ना, किसी पदार्थ में उपस्थित, है ना, किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणु, किसी पदार्थ में उपस्थित क्या है? किसी पदार्थ में हमारा जो है, किसी पदार्थ में उपस्थित क्या है? परमाणुओं के, क्या है? किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं के, ये हमने निकाला है स्ट्रक्चर, परमाणुओं के
परमाणु द्रव्यमानों का योग को हम बोलते हैं आणविक सूत्र, आणविक द्रव्यमान। क्या बोलेंगे हम? आणविक द्रव्यमान। कुछ बात समझ आया? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हम? किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान, परमाणु बहुत सारे हैं ना, देखो सोडियम है, परमाणु है बहुत सारे, यहाँ पर सोडियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो बात समझ क्या बोल रहा है? किसी पदार्थ में उपस्थित क्या है? किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणु है। कौन कौन से परमाणु है? सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। अब क्या बोले इसमें? किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणु द्रव्यमानों के योग को हम बोलते हैं आणविक द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? आणविक द्रव्यमान। जैसे सोडियम है, यहाँ पर क्लोरीन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है ना। तो इन दोनों जो भी बनेगा हमारे पास, जो भी पदार्थ बनेगा, उसका टोटल परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? उसके परमाणु द्रव्यमान क्या? 74 ग्राम। तो ये इसका क्या करा? इसीलिए हमारा जो पदार्थ है, उस पदार्थ का जो आणविक द्रव्यमान क्या करा? 74 ग्राम। क्या ग्राम है? 74। एग्जाम्पल और देखें, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये जो बीकर है, इस बीकर में एक टोटल नमक डाला है। यहाँ पर कितना? ये क्या है? यहाँ पर नमक है, यानी NaCl। क्या है? NaCl है। अब NaCl यहाँ पर दो परमाणु है, क्या? सोडियम है और क्लोरीन। क्या? सोडियम और क्लोरीन है। अब इस सोडियम और क्लोरीन है यहाँ पर, तो यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन एक अलग अलग परमाणु है। यहाँ पर क्या है? अलग अलग परमाणु। इन सभी का अलग अलग परमाणु द्रव्यमान भी। जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23 कितना होता है? 23। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 35। अब ये दो अलग अलग परमाणु का अलग अलग द्रव्यमान है। अलग अलग परमाणु का क्या है? अलग अलग द्रव्यमान। अब इन दोनों को जोड़ दे, है ना, इन दोनों को जोड़ क्या प्राप्त होगा? 58 प्राप्त होगा। क्या होगा? 58 ग्राम। तो ये जो 58 प्राप्त हुआ, ये टोटल परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग है। टोटल परमाणुओं के द्रव्यमान में से तो भार, ये वो वस्तु कितना भार है, उसमें कितना वजन है, क्या है? कितना वजन। तो ये टोटल परमाणु द्रव्यमानों का क्या होता है? ये योग होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योग हम बोलते हैं आणविक द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? आणविक द्रव्यमान। अब आणविक द्रव्यमान, आई होप कि आपको ये बातें को समझ में आ रहा होगा कि हम कितने भीतर तक जा रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो परमाणु द्रव्यमान के अंदर एक और चीज पढ़ना होता है, वो होता है इकाई सूत्र द्रव्यमान। क्या होता है? इकाई सूत्र द्रव्यमान। इकाई सूत्र द्रव्यमान। अब इकाई सूत्र द्रव्यमान क्या है ना। इकाई सूत्र द्रव्यमान मतलब, है ना, अंतर ये है, इसमें इकाई सूत्र का उपयोग किया जाता है। टोटल वही बातें, दोनों आणविक द्रव्यमान, देखो इकाई सूत्र द्रव्यमान यानी आणविक द्रव्यमान, है ना, और इकाई सूत्र द्रव्यमान दोनों सेम ही होते हैं। अंतर इतना ये होता है कि इकाई सूत्र द्रव्यमान में, है ना, इकाई सूत्र का यूज किया जाता है। सूत्र में होता है फार्मूला। क्या होता है? सूत्र में क्या होता है? फार्मूला। आणविक द्रव्यमान में जैसे अलग अलग लेते हैं, है ना, जैसे अलग अलग लेते हैं, सोडियम क्लोराइड बना है यहाँ पर जैसे हम कैल्शियम क्लोराइड लेंगे, क्या लेंगे? कैल्शियम क्लोराइड। तो इसको विभाजित करते हैं कैल्शियम प्लस क्लोरीन, है ना। तो इकाई सूत्र यानी क्या? इकाई फार्मूला। तो यहाँ पर एक एक ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम? इकाई सूत्र द्रव्यमान के परमाणुओं की क्या? एक एक सूत्र यानी एक एक परमाणु द्रव्यमान की। जैसे यहाँ पर क्या है? ये 23 है और यहाँ पर क्या है? 35 है। तो ये टोटल हमारे पास इकाई सूत्र द्रव्यमान किसी पदार्थ में कितना आ जाएगा? 58। कितना आ जाएगा? 58। अब कैल्शियम का देखो, तो कैल्शियम का होता है 40 और क्लोरीन का कितना होता है? 35। 35 गुणित 2 है ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 70। कितना आ जाएंगे? 70। तो टोटल हम कह रहे हैं तो कितना आ जाएंगे यहाँ पर? 110। कितने हो जाएंगे? 110। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इकाई सूत्र द्रव्यमान नहीं है। यहाँ पर इकाई सूत्र द्रव्यमान, यहाँ पर इकाई सूत्र नहीं है। यहाँ पर क्लोरीन का 2 अणु है और यहाँ पर क्लोरीन की 1 अणु है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इकाई सूत्र द्रव्यमान में क्या है? हमें किसी इकाई सूत्र का द्रव्यमानों को हम यहाँ पर देखते हैं। किसी परमाणुओं के मतलब आपस में इकाई सूत्र को लेते हैं, इकाई फार्मूला, यूनिटी फार्मूला को लेते हैं। यहाँ कितनी बातें समझना चाहिए, है ना। अब हम थोड़ा मोल संकल्पना को देखते हैं। अब इसी के आगे और भी है ना। अब यहाँ पर देखो बातें और भी हमने
देखो हम गहराई में पढ़ते हुए जा रहे हैं यहाँ पर, तो हमें कुछ बातें पता होना चाहिए। देखो हम जानते हैं कि परमाणु और अणुओं का जो जो आकार होता है वो अति सूक्ष्म होता है। क्या होता है? हम जानते हैं कि जो परमाणु का भी मैंने पहले बताया कि परमाणु का जो आकार होता है बहुत सूक्ष्म होता है, जिन्हें आपको देखना क्या होता है, संभव नहीं है ना, संभव नहीं है, बहुत अति संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी पदार्थ की जो मात्रा बहुत कम होती है, क्या है, किसी पदार्थ की जो मात्रा क्या होती है, कम होती है ना, किसी पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन उसमें उपस्थित जो ये जो बहुत कम मात्रा है उसमें संख्याएं क्या होती है, अधिक होती है ना, उसमें संख्याएं क्या होती है। यानी परमाणुओं में हमें पता है कि परमाणु किसी भी पदार्थ में जो कणों की जो मात्राएं क्या होती है, बहुत, है ना, बहुत कम होती है। किसी पदार्थ में जो कणों की मात्राएं क्या होती है, बहुत कम होती है, मगर बहुत कम मात्रा में भी उसकी जो संख्याएं क्या होती है, अधिक होती है। उसकी संख्याएं क्या होती है, अधिक, उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अधिक है, उसमें द्रव्यमान भी अधिक होगा। तो इसी चीजों को जानते हुए हम आगे देखते हैं इसमें। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए हमें एक बीघा के थ्रू हम समझते हैं, है ना। तो हमने क्या कहा कि किसी भी पदार्थ में क्या है, जो किसी पदार्थ में जो उपस्थित कण है वो क्या है, बहुत कम मात्रा में वो उपस्थित होती है, लेकिन उसकी जो मात्राओं की जो संख्या होती है वो क्या होती है, बहुत अधिक होती है। अब इतनी बड़ी संख्याओं को क्या है, हमें ज्ञात करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, इतनी बड़ी संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हमें किसी और अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है ना। किसी पदार्थ में उपस्थित जो कण है उनकी मात्राएं क्या होती है, बहुत अधिक होती है, लेकिन उस छोटी सी मात्रा में, यानी बहुत कम मात्रा में जो उनकी संख्याएं क्या होती है, बहुत अधिक होती है। तो इतनी अधिक संख्याओं को क्या है, इतनी अधिक संख्याओं को मापने के लिए एक मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। हमें क्या है, एक मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए मालूम है, एग्जाम्पल के लिए हम बताएं, जैसे 12 वस्तुओं को मापने के लिए क्या है, 12 वस्तुओं को मापने के लिए 1 दर्जन की आवश्यकता पड़ती है। कितने? 12 वस्तुओं को मापने के लिए कितने, है ना, 12 वस्तुओं को मापने के लिए हमें क्या, 1 दर्जन की आवश्यकता पड़ती है। कुछ बात समझना, 12 वस्तुओं को मापने के लिए हमें क्या है, 1 दर्जन की आवश्यकता पड़ती है ना। तो 1 दर्जन की आवश्यकता पड़ती है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 1 दर्जन है, क्या है, ये 1 दर्जन में जितनी वस्तुएं होंगे, 1 से 1 दर्जन में जितनी वस्तुएं होंगे वो वस्तुएं बिल्कुल फिक्स होंगे, वो वस्तुएं क्या होंगे, फिक्स होंगे ना, है ना, वो वस्तुएं क्या होंगे, फिक्स होंगे। अब उसी प्रकार जैसे परमाणुओं के अंतर्गत, जैसे कार्बन परमाणु क्या है, कार्बन परमाणु, तो कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, कार्बन परमाणु का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12 ग्राम। कितना होता है, 12 ग्राम। जैसे कार्बन परमाणु देख रहे हैं, जैसे कार्बन का जो एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 ग्राम है। अब इस 12 ग्राम परमाणुओं को क्या है, मापने के लिए 12 ग्राम परमाणुओं को मापने के लिए क्या है, हमें एक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। क्या है, हमें एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता पड़ती है कि भाई एक मात्रा को जान लो तो उसमें उपस्थित परमाणु या अणु या इलेक्ट्रॉन या आयन के कणों को हम फिक्स पता कर सकते हैं कि उसमें उपस्थित हो सकते हैं, है ना। तो इस कार्बन परमाणु या कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान कितना होता है, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम परमाणु को द्रव्यमानों को क्या है, ज्ञात करने के लिए हमें जिस मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, क्या है, जिस मात्रा की आवश्यकता पड़ती है उसे हम कहते हैं मोल। क्या कहते हैं हम, मोल। क्या कहते हैं हम, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, मोल। यानी 12 वस्तुओं को जिस प्रकार ज्ञात करने के लिए 1 दर्जन की आवश्यकता पड़ती है, क्या है, फिक्स मात्रा ज्ञात करने के लिए 1 दर्जन की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार हम कार्बन परमाणु को देखते, कार्बन परमाणु के एग्जांपल देखते हुए देख रहे हैं कि कार्बन परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, 12 ग्राम होता है। तो 12 ग्राम परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए हमें एक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है और उस मात्रा को हम क्या होते हैं, मोल। क्या होते हैं, मोल। तो मोल क्या है, यहां पर मोल, है ना, मोल पदार्थ की मात्रा का
मात्रक होता है ना, यानी पदार्थ का जो पदार्थ की मात्रा है ना, पदार्थ की मात्रा का है ना, पदार्थ की मात्राओं को मापने वाली इकाई क्या है, पदार्थ की मात्राओं को मापने वाली इकाई को हम क्या बोलेंगे, मोल। जिस प्रकार जैसे ताप का मात्रक हम केल्विन में मापते हैं, जिस प्रकार है ना किसमें केल्विन में मात्रा, उष्मा गतिकी को हम क्या है, केल्विन मात्रा को भी पता होना चाहिए, उष्मा गतिकी का मात्रक जैसे केल्विन होता है ना, और उसी प्रकार ज्योति तीव्रता का मात्रक केंडला होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ये सभी मान की छोटी छोटी इकाई है। तो इसी प्रकार पदार्थों की मात्राओं को मापने वाली इकाई को हम क्या बोलेंगे, मोल। क्या बोलेंगे, मोल। यानी हम कह सकते हैं 1 मोल बराबर क्या होता है, 1 मोल बराबर 12 ग्राम क्या होता है, 12 ग्राम कार्बन परमाणु, 12 ग्राम कार्बन परमाणु। यानी हम कह सकते हैं 12 केले के बराबर क्या है, 12 वस्तु है ना, केले के बराबर होता है 1 दर्जन। क्या होता है, दर्जन। यानी 12 वस्तुओं को मापने के लिए हम 1 दर्जन की यूज करते हैं। उसी प्रकार हम क्या बोले इसमें 12 ग्राम परमाणु द्रव्यमानों को मापने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, 1 मोल। इसलिए किसका सहारा लेते हैं, 1 मोल का। देखो अब परमाणु बहुत छोटे छोटे होते हैं, परमाणु के जो परमाणु द्रव्यमान बहुत छोटे हो, तो प्रत्येक एक ही द्रव्यमान देखना संभव नहीं है, तो हम क्या है बिल्कुल फिक्स देखते नहीं, तो इसमें 1 मोल में देखते हैं। क्या इसमें देखते हैं, मोल में। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या बोले इसमें कि किसी पदार्थ है ना कि मोल जो होता है, क्या होता है, मोल है ना, मोल किसी पदार्थ में उपस्थित क्या इसमें किसी पदार्थ में उपस्थित वह मात्रा होती है, या इस प्रकार समझो और इजी बताते हैं, है ना। मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है, क्या होती है, मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है ना, कि मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है ना, जिसमें उपस्थित क्या है, जिसमें उपस्थित क्या है, जिसमें उपस्थित अति सूक्ष्म कण। देखो यहाँ पर जैसे सोडियम क्लोराइड यहाँ पर इसको सूक्ष्म कण बिल्कुल इस प्रकार से है ना। क्या मोल किसे कहते हैं भाई, किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उपस्थित अति सूक्ष्म कण, जिन्हें ढंग से देखना संभव नहीं, जिसमें उपस्थित अति सूक्ष्म कण कौन हो सकते हैं, जैसे परमाणु, क्या हो सकते हैं, परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन और आयन हर सबने ये। तो जिसमें क्या बोले इसमें मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उपस्थित अति सूक्ष्म कण, परमाणु या आयन या इलेक्ट्रॉन क्या है की संख्या को क्या है बताती है। कुछ बात समझा, मोल हम किसे बोलेंगे, किसी पदार्थ की वह मात्रा, मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उपस्थित अति सूक्ष्म कण, जिसमें उपस्थित अति सूक्ष्म कण, परमाणु, आयन या इलेक्ट्रॉन है ना को क्या है बताती है। यानी किसी पदार्थ में उपस्थित जो पदार्थ की जो मात्रा बिल्कुल सूक्ष्म मात्रा, जो कण पदार्थ में जितने भी सूक्ष्म कण होंगे है ना, उन सूक्ष्म कणों की संख्या को क्या है ये मोल बताती है। तो इतनी बात समझ में आया। अब मोल की बात हम कर रहे हैं, यहां पर देखो है ना, तो मोल हम देखें इसमें, तो इतने अति सूक्ष्म कण है, यहाँ पर क्या है, इतने अति सूक्ष्म कण है, तो भैया इन्हें मापने के लिए कुछ और होना चाहिए ना। इतने अति सूक्ष्म कण है, तो इतने अति सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म परमाणु द्रव्यमान है हमारे पास, सूक्ष्म द्रव्यमान है, तो इन्हें हम किसमें मापते हैं, तो इसको मापते हैं द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मिति में। किसमें मापते हैं, द्रव्यमान
स्पेक्ट्रम मिति, है ना, किसे मापते हैं? परमाणु द्रव्यमानों को, यानी सतही सूचक परमाणु द्रव्यमान को हम किसे मापते हैं? द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मिति में। किसे मापते हैं? परमाणु द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मिति में। परमाणु द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मिति में मापते हैं इसमें। इसका मतलब अब इसमें हमने क्या करा, हमने एक कार्बन, अब द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मिति में हमने क्या करा कि कार्बन है ना, कार्बन परमाणु का 12 ग्राम हमने परमाणु द्रव्यमान लिया। कार्बन परमाणु का क्या है? 12 ग्राम हमने परमाणु द्रव्यमान लिया। परमाणु द्रव्यमान लिया, हमने ज्ञात किया। जब हमने परमाणु द्रव्यमान इसको जब हमने देखा तो हमारे पास जो 12 ग्राम परमाणु द्रव्यमान का बराबर है, यहाँ पर हमने क्या देखा, है ना, उनके बाद जो क्या ज्ञात हुआ, है ना, उन्हें द्रव्यमान स्पेक्ट्रम में उनमें किसी परमाणु की जो परमाणु द्रव्यमान के उसके परमाणु द्रव्यमान के अंतर्गत उन्हें परमाणु इलेक्ट्रॉन लेना, इनमें कणों का क्या प्राप्त हुआ, तो उन्हें प्राप्त किया 1.9, है ना, 1.991367 into 10 की पावर 23। क्या है? 1.991367 into 10 की पावर 3। ये मान ज्ञात किया हमने कि भैया किसी 12 ग्राम परमाणु में हमारे पास जो मान जो होते हैं उन 12 ग्राम, प्रत्येक मान, ये 12 ग्राम जो है, तो बात समझना, इस 12 ग्राम, जैसे मान लें यहाँ पर जो द्रव्यमान है, ये कार्बन के इस प्रकार ये 12 ग्राम द्रव्यमान है। क्या है यहाँ पर, है ना। अब ऊपर बताते हैं आपको, यहाँ पर कुछ बात समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे यहाँ पर ये कार्बन परमाणु का द्रव्यमान हम ले रहे हैं कितना, 12 ग्राम। कितना ले रहे हैं यहाँ पर भाई? कार्बन का जो कार्बन के परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12 ग्राम। अब ये अपने नाम यहाँ पर रख के रखें, ये 12 ग्राम लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो इन्होंने क्या करा कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मिति में इन्हें क्या है, 12 ग्राम परमाणु द्रव्यमान को इन्हें मापा। तो उन्होंने देखा कि प्रत्येक कार्बन परमाणु के प्रत्येक द्रव्यमान पर क्या है, प्रत्येक द्रव्यमान पर जो क्या है ना, प्रत्येक द्रव्यमान पर जो कण, जो प्रत्येक द्रव्यमान पर परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, आयन की जो संख्या होती है वो 1.99, है ना, 1367 into 10 की पावर 23 होती है। 12 ग्राम हमने कार्बन परमाणु लिया एक विकर में, है ना। अब हमने द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मिति के द्वारा हमने इसको क्या मापा, किसके द्वारा मापा हमने? द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मिति के द्वारा, है ना, स्पेक्ट्रम मिति के द्वारा हमने मापा इसको। तो प्रत्येक जो द्रव्यमान है, 12 ग्राम प्रत्येक द्रव्यमान में से प्रत्येक द्रव्यमान में क्या है, प्रत्येक द्रव्यमान में उपस्थित परमाणु, अणु या इलेक्ट्रॉनों की जो परमाणु, अणु या इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 1.991367 into 10 की पावर 23, है ना, ये होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इसका मतलब हमें यदि मोल्स निकालना हो, है ना, यदि हमें मोल्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, है ना। तो जैसे मान लें जैसे कार्बन का 12 ग्राम, है ना, यू लगा, परमाणु द्रव्यमान किससे है, परमाणु द्रव्यमान 12 होता है ना, होता है इसमें। अब इसके अंदर प्रत्येक द्रव्यमान के अंतर्गत उसमें जो कणों की संख्या होती है कितनी होती है ना, 1.99, है ना। जैसे कार्बन परमाणु का ग्राफ यहां पर क्या ले रहे हैं, जैसे कार्बन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 ग्राम, 12 होता है। कितना होता है? 12। कितना होता है? 12 होता है। अब परमाणु का जो कार्बन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, 12 ग्राम होता है। तो इसका मतलब इनमें क्या है, और इसके प्रत्येक, है ना, इसके प्रत्येक कण में उपस्थित जो परमाणु या इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है कितनी होती है ना। जैसे 12 ग्राम में से जैसे 1 ले रहे हैं हम, इसमें तो 1 ग्राम ले लें, तो 1 ग्राम में जितने हमारे पास अणु, है ना, या परमाणु,
ये इलेक्ट्रॉन या आयन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है 1.991367 की पावर 23 1.991367 into 10 की पावर 23 होती है। इसका मतलब हमें क्या करना, अब हमें मोल्स निकालना है कि 12 ग्राम यानी कार्बन परमाणु का परमाणु 12 ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर कितना होता है ना। तो हम इसको निकालेंगे तो 12 ग्राम है ना, 12 ग्राम हमारे पास दिया है, जैसे परमाणु तो 12 ग्राम हमारे पास क्या दिया, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान दिया है। कार्बन का कितना दिया है ना, कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान कितना 12 ग्राम दिया। तो हमें मोल्स निकालना है, क्या निकालना है, मोल्स निकालना है। तो क्या करेंगे 1 पॉइंट है ना 1991367 10 की पावर 23 इसको हम करने जाएंगे लगभग हमारे पास क्या प्राप्त होंगे, हमें इसको डायरेक्ट हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होंगे, तो हमारे पास प्राप्त होगा 6.022 है ना 2648 इंटू 10 की है ना 10 की पावर 23 ये प्राप्त होगा, इसको काटने पर है ना। अगर देखो 1 पॉइंट अगर 2 हो जाएगा तो 2 12 डायरेक्ट हो जाएंगे है ना, इस प्रकार से। तो ये प्राप्त हुआ हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन का जो परमाणु कार्बन का जो 12 ग्राम जो परमाणु द्रव्यमान है वो किसके बराबर होगा, वो होता है 6.020 है ना 22 है ना 6 से लिखते हैं 48 ये तो 6.0648 ये इंटू 10 की पावर 23 यानी कार्बन परमाणु का जो 12 ग्राम द्रव्यमान है उसमें क्या होता है कि परमाणु अणु व इलेक्ट्रॉन तथा है ना अणु की संख्या 12 ग्राम परमाणु द्रव्यमान अणु की जो संख्या होती है 6.022 है ना, ये टोटल इतना होता है 12 ग्राम है ना, ये होता है। इसका मतलब क्या हमें पता है कि 12 ग्राम परमाणु द्रव्यमान मतलब क्या होता है 1 मोल, यानी 12 ग्राम परमाणु द्रव्यमान 12 ग्राम परमाणु द्रव्यमान है ना 12 ग्राम परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या होता है 1 मोल। कितना होता है 1 मोल। और 1 मोल बराबर हमारे पास क्या दिया है, ये दिया है 6.0। डायरेक्ट इन मानों को हम नग्न मानते हैं तो डायरेक्टली 22 इंटू 10 की पावर 23 ये 1 मोल बराबर है। कुछ बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो और भी कुछ बातें, यहाँ पर लास्ट अब हो गए समापन की है ना, एंड आ चुका है। अब यहाँ पर हमें और थोड़ा एक्टिव रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर और भी कुछ बातें यहाँ निकल के आता है ना, 1 मोल दिया है। अब यहाँ पर देखो आगे और भी चले, आगे और देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर जैसे 1 मोल बराबर दिया है ना, 1 मोल बराबर हमने जाना 6.022 10 की पावर 23। इन मानों को यदि क्या बोले इसमें, इन मानों को 1 मोल के बराबर हमारे पास क्या हो रहा है 6.023 ये दिया है। इन मानों को यदि बड़े परिमाण पर इसको व्यक्त करना है, बड़े पैमाने पर क्या है, बड़े पैमाने पर इन मानों को यदि है ना, यदि मानों को ये क्या बोले इसमें, यदि हमें बड़े पैमाने पर किसी वस्तु को यदि किसी वस्तु के क्या हमें मोल्स देखना है, क्या देखना हमें मोल्स देखना है, किसी वस्तु को क्या देखना है मोल्स देखना है। तो हम क्या करते हैं 10 के ऊपर बिना घात लगाए 10 के ऊपर क्या है बिना घात लगाए 10 के ऊपर क्या है बिना घात लगाए हम क्या कैसे लिखेंगे 10 के ऊपर बिना घात लगाए हम है ना 12 ग्राम परमाणु द्रव्यमान कैसे लिखते हैं हम 10 के ऊपर बिना बड़े पैमाने पर तो 6 पॉइंट है ना 6 पॉइंट ना लिखते 022 है ना 648 तो 23 10 का 23 से कितना जीरो लगाएंगे 23 तो 0 लगाएंगे ना तो लगाएंगे तो देखो तो यहाँ पर यहाँ से गिनते हैं 1 0 के यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये 23। कुछ बात समझ में आया? ये बड़े पैमाने पर यदि किसी वस्तु को हमें वस्तु का द्रव्यमान के आधार पर यदि मोल्स निकालना हो तो क्या है, तो गिन सकते हैं। तो 23वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23। ये इस प्रकार एक बड़े पैमाने पर लिखे जाते हैं। कितने पैमाने पर? बड़े पैमाने पर इस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो इतनी बात है ना हमें समझना है। देखो अब मोल्स कितना महत्वपूर्ण है, एक सोचने वाले। मोल्स कितना महत्वपूर्ण है कि एक वैज्ञानिक है, क्या है, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है अमीदियो, है ना, क्या नाम है इसका? अमीदियो अवोगाद्रो के सम्मान पर मोल्स का उपयोग देखो परमाणु के क्षेत्र में मोल्स का देखो कितना उपयोग है, कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। परमाणु क्षेत्र में मोल्स का कितना बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारे पास एक वैज्ञानिक है ना, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है अमीदियो अवोगाद्रो के सम्मान पर देखो मोल्स के परमाणु के क्षेत्र में मोल्स कितना बड़ा योगदान है कि अमीदियो वैज्ञानिक है ना, अमीदियो अवोगाद्रो के सम्मान पर, है ना, सम्मान पर अवोगाद्रो संख्या रखा गया। क्या बोल रहे इसमें? परमाणु के क्षेत्र में मोल्स का इतना बड़ा योगदान है कि एक वैज्ञानिक के जिन्हें को मतलब जिन्हें प्रदर्शित करने और भी उच्चतम और समझने के लिए जिन्हें क्या है, एक वैज्ञानिक अमीदियो अवोगाद्रो के सम्मान पर क्या है, अवोगाद्रो संख्या रखा गया। किसका नाम रखा गया? मोल्स का नाम। उन्हें मोल्स का ही नाम क्या रखा? उन्होंने मोल्स का ही नाम अवोगाद्रो संख्या रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि अमीदियो जो अवोगाद्रो जो परमाणु क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त किए हैं और ये बड़ा सम्मानित व्यक्ति है। इसके सम्मान के लिए मोल्स का क्या, मोल्स को अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, है ना। अब इतनी बातें, अब यहाँ पर और भी कुछ बातें और भी कर रहे हैं यहाँ पर। इस तरह समझो, यहाँ पर जैसे मान लो कोई से पदार्थ NaCl क्लोराइड जो भी NaCl रख देते हैं इस प्रकार से, है ना। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? किसी पदार्थ, है ना, किसी पदार्थ के मोल के क्या है, किसी पदार्थ के मोल के ग्राम आयतन क्या है, किसी पदार्थ के मोल के ग्राम को द्रव्यमान में व्यक्त करना क्या कहलाती है? मोलर कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलर कहलाती है। मोलर क्या कहलाती है? मोलर द्रव्यमान कहलाती है। कितना समझ में आया? किसी पदार्थ के मोल के ग्राम को, है ना, जैसे मान लो यहाँ पर कार्बन 12 है, यहाँ पर कार्बन बराबर 1 मोल है। क्या है? कार्बन 12 बराबर हमारे पास क्या है? 1 मोल है। कितना होता है? 1 मोल है। 1 मोल है। अब इस मोल के जो हमारे पास इस मोल के अंतर्गत जो परमाणु इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो ग्राम में, किसमें है? ग्राम में। तो ग्राम को द्रव्यमानों में व्यक्त करना क्या है? किसी पदार्थ के मोल के ग्राम को द्रव्यमानों में व्यक्त करने की इकाई को हम बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। ये है ना। अब यहां पर देखो मोलर द्रव्यमान जो होता है आणविक द्रव्यमान, इकाई सूत्र द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, इकाई सूत्र द्रव्यमान,
अणुओं व इस प्रकार दो ही लिखते हैं, आणविक द्रव्यमान, इकाई स्तर द्रव्यमान या अणु अणु लिखते हैं, अणु शब्द लिख देते हैं। द्रव्यमानों में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं, है ना। यहाँ परमाणु द्रव्यमान लिख देते हैं, परमाणु द्रव्यमान। तो जो हमारा मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान क्या होते हैं, आणविक द्रव्यमान, इकाई सूत्र द्रव्यमान तथा परमाणु द्रव्यमान और क्या अणुओं की द्रव्यमानों के क्या द्रव्यमानों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एग्जांपल में जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम प्लस क्लोरीन हमारा देखें तो यहाँ पर जैसे सोडियम है, सोडियम का 23 है ना, सोडियम का 23 यहाँ पर, और क्लोरीन का कितना होता है यहाँ पर, है ना, क्लोरीन का यहाँ पर होता है 35, है ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे पास मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 58 ग्राम। कितने हो जाएंगे, 58 ग्राम। तो हमने क्या बोला इसमें, ग्राम में, है ना, ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को, है ना, ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को क्या है, ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को क्या बोला इसमें, ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं, मोलर। ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं, मोलर। ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को हम क्या बोलेंगे, मोलर द्रव्यमान। तो समझना, जिस एग्जांपल के लिए मैंने दिया है, ये इसकी मोलर द्रव्यमान, यानी जो मोलर द्रव्यमान होता है वो परमाणु द्रव्यमान तथा आणविक द्रव्यमान की, ये जो आणविक द्रव्यमान और इकाई सूत्र द्रव्यमानों का योग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। हम लिख सकते हैं मोलर द्रव्यमान, यानी मोलर द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान, ये जो दिया है सामने, है ना। तो ये था पूरी परमाणुओं की आंतरिक संरचना, है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार एक परमाणु की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हुए हमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्राप्त होते हैं। उन प्रोटॉनों की संरचना आपने देखा, उस प्रोटॉनों की आंतरिक संरचना को आपने देखा, इसमें किस प्रकार किसने क्या खोज किया है, किस प्रकार परमाणु द्रव्यमान के बेस पर आणविक द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान को प्राप्त करते हैं, है ना। ये सारी बातें आपको समझ में आना चाहिए और ये सारी बातों को आपको याद करके रखना है, क्योंकि ये सारी बातें आपको इसलिए याद करना जरूरी है कि आप केमिस्ट्री के विद्यार्थी हो, यदि केमिस्ट्री को आपको अच्छी गहराई पर पहुंचना है और आगे जाके कुछ भविष्य में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़े साइंटिस्ट यदि बनना हो, है ना, या कह सकते हैं कुछ बड़े पद में आपको जाना हो, तो बड़े पद में जाने के लिए हमें उसी प्रकार उतनी बड़ी गहराई में आपको गोथा लगाना पड़ेगा, उतने ही हमें अंदर जाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको इतनी छोटी छोटी बातों की गहराई में आपको पहुंचना पड़ेगा, छोटे छोटे बात आपको याद आना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, है ना, कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि, है ना, कि जो समुद्र में, है ना, समुद्र में जो लोहा और स्टील, समुद्र में लोहा और स्टील से बने जो समुद्री जहाज होते हैं वो डूबते क्यों नहीं, है ना, वो क्या है, वो डूबते क्यों नहीं है। और साथ ही साथ यदि हमें स्टील और लोहे को एक अलग रूप में यानी चादर रूप में यदि हम उसको परिवर्तित करते हुए हम समुद्र में डालते हैं तो वो डूब जाते हैं। तो ये क्यों डूबते हैं, है ना। और जैसे एक व्यक्ति यदि तैरता है, यदि पानी में यदि तैरता है तो हम हल्का अनुभव क्यों करते हैं। आप यदि किसी वस्तु या तालाब में यदि गए हो तो आप तालाब में तैरते समय आपने देखा होगा कि हम अपने आप को एक हल्का अनुभव करते हैं। तो ये क्यों होता है ना, ये क्यों होता है। एक मुर्दा इंसान पानी में तैरता है ना, एक मुर्दा इंसान पानी में तैर के दिखाता है और जिंदा इंसान पानी में डूब जाता है। तो ये क्या कारण है कि मुर्दा इंसान पानी में तैर के दिखाता है और जिंदा इंसान पानी में डूब जाता है। उसी प्रकार जैसे गीली लकड़ी, किस प्रकार गीली लकड़ी पानी में डूब जाती है और सूखी जो लकड़ी है वो पानी में क्या है, तैरती है। या और एग्जांपल और भी कुछ बातें और भी देखें, जैसे बर्फ पानी में क्यों तैरता है ना। तो ये सारी बातों के यदि आंसरों को हमें जानना है तो हम ये सारी बातों को एनालाइज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि किस चीजों के कारण से, किस चीजों की डेंसिटी, किस चीजों की मतलब परिवर्तन होने से, किस चीजों में परिवर्तन होने से ये सारी एक्टिविटीज होते हैं, है ना। ये सारी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, है ना। तो ये सारी नेक्स्ट वीडियो को यदि जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में एनालाइज करेंगे, है ना। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, है ना। यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और एक बात है ये भी, हमेशा आप इसमें, और एक मेन बात है ये, इसमें हमेशा इसमें कमेंट्स किया करो कि हमारे आपको इससे लेसन में ये जो हमें पढ़ाया गया इसमें कौन से डाउट है, हम उस डाउट को आपको अच्छी कोशिश करेंगे कि आने वाले नेक्स्ट क्लास में अच्छे से क्लियर करा सकें, है ना। तो कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा ज्यादा इस चैनल को इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी जो वीडियो हम बनाने की, इसी प्रकार रोचक वीडियो बनाने की और भी कोशिश करते जाएं, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।